देखिए कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी और पढ़कर समझ ली थी। जैसे कि हमने लेबर का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पर यूनिट का, कि लेबर को पैसे पे किए जा रहे होंगे किसके हिसाब से मेरे भाई, लेबर को पैसे पे किए जा रहे होंगे पर यूनिट के हिसाब से। ऐसे ही है, लेबर को पैसे पे किए जा रहे होंगे पर यूनिट के हिसाब से। और फिर हमने पढ़ा था कि भाई लेबर जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करता चला जाएगा उसकी पर यूनिट की अमाउंट भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़कर समझ ली थी। फिर हमने उसकी स्लैब्स बना दिए थे कि भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी उसको पर यूनिट के हिसाब से पैसे भी वैसे ज़्यादा मिलते चले जाएंगे। फिर हमने ये बात समझी थी और पढ़ी थी, जो बिल्कुल लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि यार अगर मैं लेबर को ये बात बोलूँगा कि ज़्यादा यूनिट्स बनाने के मैं तुम्हें पैसे ज़्यादा दूंगा, ज़्यादा यूनिट्स बनाने के मैं तुम्हें पैसे ज़्यादा दूंगा, तो एक तरीके से ज़्यादा यूनिट्स बनाने की ना रेस निकल पड़ेगी। सही ना, हर बंदा चाहेगा कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के चक्कर में ना ओवरऑल कंपनी का जो स्टैंडर्ड है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा, कंपनी का जो स्टैंडर्ड है ना वो उसका इफेक्ट आ रहा होगा। जिसकी वजह से फिर हमने लेबर को क्या कहा था कि भाई होगा बेसिकली ये कि तुम यूनिट्स बनाओगे, यूनिट्स बनाने के बाद हमारा एक डिपार्टमेंट होगा क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो उन यूनिट्स को प्रॉपर तरीके से क्या करेगा मेरे भाई, चेक करेगा। तुम यूनिट्स बनाओगे फिर वो उन यूनिट्स को प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो ये देखेगा कि तुमने जो यूनिट्स बनाए हैं वो कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या फिर नहीं है। अगर वो यूनिट्स कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे तो हम उन यूनिट्स को एक्सेप्ट करेंगे और उसके पैसे तुम्हें देंगे। हम उन यूनिट्स को एक्सेप्ट करेंगे और उनके पैसे तुम्हें देंगे। लेकिन अगर वो यूनिट्स, यानी कि जो तुमने यूनिट्स बनाए हैं, अगर वो यूनिट्स कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगे, सही ना, अगर वो यूनिट्स कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगे तो फिर हम उन यूनिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, फिर हम उन यूनिट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर हम उन यूनिट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि फिर उन यूनिट्स के पैसे भी तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे, यानी कि वो रिजेक्टेड यूनिट्स कंसिडर किए जा रहे होंगे। ये बात हमने पढ़कर समझ ली थी। ठीक हो गया भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ, ज़रा सॉल्व करके बता दें, निपटा दें ज़रा ये। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जितने भी रिजेक्टेड यूनिट्स होंगे ना वो तो इनिशियल बेसिस पर माइनस हो जाएंगे। एग्रीड, जितने भी रिजेक्टेड यूनिट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, इनिशियल बेसिस पर माइनस कर देंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल टोटल यूनिट्स कितने थे, 630, उसमें से रिजेक्टेड कितने थे, 70। तो मैंने कहा भाई रिजेक्टेड यूनिट्स के तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो 630 में से हमने 70 को माइनस कर दिया, क्या बचा, 560 यूनिट्स। अब सवाल ये है कि ये 560 यूनिट्स कितने स्लैब में आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखो इस बार ये आखिरी वाला स्लैब इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी वाले स्लैब में हम उस वक्त जाते जब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते मेरे भाई, जब नंबर ऑफ यूनिट्स 591 या फिर उससे ज्यादा होते। इस बार क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स है ही 560, तो इसका मतलब है कि इस बार फिर मैं आखिरी वाले स्लैब के अंदर अपने आप को कंसिडर नहीं करूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये स्लैब तीनों पूरे इस्तेमाल होंगे, और जो बचे हुए यूनिट्स होंगे वो कौन से स्लैब में चले जाएंगे, वो चौथे स्लैब में चले जाएंगे। इस पर एग्रीड करते हैं। पहला स्लैब पूरा इस्तेमाल होगा, दूसरा स्लैब पूरा इस्तेमाल होगा, तीसरा स्लैब पूरा इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे मेरे भाई, वो ऑटोमेटिकली चौथे स्लैब के अंदर चले जाएंगे, और उसके अंदर जाकर जो है ना वो कहानी दी एंड हो जाएगी, और उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। तो पहले स्लैब में कितने यूनिट्स हैं, 135, तो मैंने कहा जी 135 इंटू 3.15, जी मेरा भाई 425.25। फिर दूसरे स्लैब के नंबर ऑफ यूनिट्स निकालूंगा। दूसरा स्लैब कहां से कहां तक का है, 136 से 280, तो दूसरे स्लैब के नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए मैं 280 में से 135 को माइनस कर दूंगा। 280 में से 135 माइनस हुआ तो 145 इंटू 3.25, 471.25। फिर उसके बाद तीसरा स्लैब, तीसरे स्लैब के नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए मैं 410 में से 280 को माइनस कर दूंगा, तो तीसरे स्लैब में कितने यूनिट्स जाएंगे, 120, 130 इंटू 3.35, 435. सही है, 435.5। और बाकी जितने भी बचे हुए यूनिट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे मेरे भाई, आखिरी गए। देखो यहाँ तक के पैसे मिल गए ना, इसका मतलब है 410 यूनिट के पैसे मिल गए।
टोटल कितने के थे? 560 में से 410 यूनिट के पैसे मिल गए, क्या बचा? तो आखिरी चौथे स्लैब में जाएंगे 150 यूनिट्स इंटू 3.532.5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही है। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि सवाल में हर दफ़ा हर स्लैब इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि सवाल में कौन सा स्लैब इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से आप यूटिलाइजेशन करते हुए इस काम को पूरा कर रहे होंगे। ये बात हम याद रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? कोई मसाइल, कोई सवाल? ज़रा कैप्लन की किट निकालने शाबाश। उसमें मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ज़रा लिख लेंगे अपने पास। सबसे पहले सॉल्व होगा क्वेश्चन 84, पेज नंबर 20 पर। जल्दी जल्दी जवान, तुम तो सीएनजी पे चल रहे हो। पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन 84 टिक करते जाएं। क्वेश्चन 84, फिर उसके बाद सॉल्व होगा क्वेश्चन 91। के बाद 91, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 115 115, और फिर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 120 120 115 और 120। ठीक हो गया? कौन कौन से सवाल बताए? 84, 91, 115, 120। ठीक हो गया भाई, स्टार्ट करते हैं ज़रा। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लेबर को पे करने के वैसे तो मल्टीपल मेथड्स हैं ना, कई सारे तरीक़ेकार हैं लेबर को पैसे पे करने के, लेकिन हम उसमें से कितने मेथड्स देखते हैं मेरे भाई? हम उसमें से देखते हैं 3 मेथड्स। यानी कि हम जनरली कितने मेथड्स पर फोकस कर रहे होंगे? हम जनरली उसमें से 3 मेथड्स पर फोकस कर रहे होंगे, और वो 3 मेथड्स बेसिकली कौन कौन से होंगे? पर यूनिट, पर डे, पर आवर। जब पर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया, उसकी ज़िंदगी के जितने मसले मसाइल थे हमने निपटा दिए, और उसके हमने एग्जाम किट के सवाल भी सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है आपको। अब हम आगे आते हैं टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पर डे, जिसके आगे मैंने एक और वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ किया, दैट इज मिनिमम वेज। देखिए, जब ये चीज़ डिसाइड हो रही थी ना कि कंपनी मुझे पर यूनिट के हिसाब से पैसे पे करेगी, तो मैंने कंपनी के ऑनर से एक सवाल मेनली ये पूछा, एम्प्लॉयर से मैंने सवाल पूछा। मैंने कहा सर ठीक है, ये बात तो तय हो गई कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा तो मुझे पर यूनिट के हिसाब से पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये सारी बातचीत तो अपनी जगह पर ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये अपनी जगह पर सही है, एक्सेप्टेबल है भाई, मानता है इस चीज़ को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसने कहा नहीं, कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर मैंने कहा यार चुन्नू सा मसला है, सही ना, नन्ना मुन्ना सा मसला है, और वो मसला ये है कि मान लें अगर किसी दिन प्रोडक्शन नहीं हुई, किसी भी वजह से फैक्ट्री बंद है और प्रोडक्शन नहीं हुई, तो लेबर ने कहा कि सर प्रोडक्शन ना होने का अल्टीमेट नुकसान तो सिर्फ मुझे होगा, आपको तो कोई नुकसान ही नहीं है, आप तो फिर फायदे में ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने ये बात की कि भाई तुम ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे तो कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो हम फ़ायदा बांटेंगे, कुछ अपने लिए रखेंगे और कुछ तुम्हें देंगे। इसी तरीके से सर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो फिर नुकसान सिर्फ मैं क्यों फेस करूँ ना, नुकसान भी बांटना चाहिए। आधा नुकसान मैं रखूँ, आधा नुकसान आप रखें, नुकसान सिर्फ मैं क्यों रखूँ? देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मुझसे वादा किया कि भाई वो मुझे पर यूनिट के हिसाब से ना $5 पे करेगी। मैं सुबह उठा, मुंह हाथ धोया, नाश्ता फोड़ा और मैं चल पड़ा फैक्ट्री। अब मैं जब फैक्ट्री आ रहा था ना, तो मैं कैलकुलेशन करते हुए आ रहा था कि आज भाई जो है ना वो जाके 400-500 यूनिट फोड़ देगा और इतने पैसे कमा कर मैं लेकर आऊँगा। लेकिन जब मैं फैक्ट्री पहुँचा तो पता चला कि जी आज फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री एम्प्लॉयर ने कहा सर आज प्रोडक्शन नहीं होगी, एनी रीज़न, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, मटीरियल ख़त्म हो गया, मशीन ख़राब है, एम्प्लॉयर की अपनी पर्सनल मस्ती है, जो भी है, फैक्ट्री बंद है। तो क्या फैक्ट्री बंद होने पर कोई यूनिट्स बनेंगे? और मुझे तो पैसे पर यूनिट के हिसाब से मिलते थे।
तो अगर यूनिट्स नहीं बनेंगे तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ ना सर। मैं तो गया था ना काम करने, मैं तो गया था काम करने। अब अगर काम नहीं हो रहा तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं ना जाता तो एक अलग कहानी थी, लेकिन मैं तो गया प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो उसमें मेरा तो कोई भी फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट किसका है? बेसिकली फॉल्ट आपके एम्प्लॉयर का है, उसने फैक्ट्री बंद की हुई, लेकिन उसके फॉल्ट का नुकसान मैं भर रहा हूं, भरपाई मैं कर रहा हूं। अब आपने कहा सर भरपाई आप कैसे कर रहे हैं? भाई मैं ही करूंगा ना, और कौन करेगा? सर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो क्या मटेरियल लगेगा? नहीं, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई? जीरो। प्रोडक्शन नहीं हो रही तो क्या लेबर को पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, तो मटेरियल की कॉस्ट भी जीरो और लेबर की कॉस्ट भी जीरो, यानी कि एम्प्लॉयर की जेब से कुछ नहीं जा रहा। नुकसान हुआ मेरा। मुझे जो आज पैसे कमाने थे मैं आज वो पैसे नहीं कमा पाऊंगा। मुझे जो आज पैसे कमाने थे मैं वो पैसे आज नहीं कमा पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि जो नुकसान है वो नुकसान अल्टीमेटली किसका है मेरे भाई? वो नुकसान अल्टीमेटली मेरा है। सही ना? जो भी लॉस हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, वो अल्टीमेट मेरा है। तो मैंने कहा सर देखें ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर एक कॉन्सेप्ट लेकर आया एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज। उसने कहा मैं काम ये करता हूं कि मैं तुम्हारी पर डे के हिसाब से ना एक अमाउंट फिक्स कर देता हूं। मैं तुम्हारी पर डे के हिसाब से एक अमाउंट क्या कर देता हूं मेरे भाई? एक अमाउंट फिक्स कर देता हूं। प्रोडक्शन हो या ना हो, तुम वो अमाउंट तो एटलीस्ट कम से कम घर लेकर जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार मैं तुम्हारी पर डे के हिसाब से ना अमाउंट फिक्स कर देता हूं $60। तुम फैक्ट्री आए, तुमने प्रोडक्शन की, अगर तुम्हारी अमाउंट $60 से ज्यादा बनी तो जितनी भी अमाउंट तुम्हारी बनेगी तुम जेब में डालना, घर ले जाना। लेकिन अगर इन केस ऐसी सिचुएशन हुई कि तुम किसी दिन प्रोडक्शन करने आए, तुमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन तुम्हारी अमाउंट $60 से कम बनी, तो तुम कम से कम कितनी अमाउंट घर लेकर जा रहे होगे मेरे भाई? तुम कम से कम $60 घर लेकर जा रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल तुम मंडे वाले दिन चलते हुए आए, टहलते हुए आए, तुमने आगे प्रोडक्शन की, तुम्हारे बने $140। मैंने $140 निकाल, मैंने चलो निकलो शाबाश। तुम दूसरे दिन आए, तुमने प्रोडक्शन की, तुम्हारी अमाउंट बनी $160, मैंने $160 दे दिए। तीसरे दिन आए, तुम्हारी अमाउंट बनी $40, तो मैं कितने निकाल के दूंगा? $60, क्योंकि कम से कम कितने का वादा हुआ था? $60 का वादा हुआ था, $60 दे के भेजूंगा। तीसरे दिन आए, चौथे दिन आए, तुमने प्रोडक्शन की, तुम्हारे पैसे बने $90, तो कितने वापस, कितने दे के भेजूंगा? $90 भेजूंगा। एग्रीड? और फ्राइडे वाले दिन आए तो मैंने गेट पे ही ताला लगाया हुआ था। मैंने कहा सर आज कोई प्रोडक्शन, लेकिन तुम्हें वापस मुड़ के जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथ में कितने पैसे दे दूंगा? $60 दे दूंगा, क्योंकि वो $60 मैंने तुम्हारी मिनिमम वेज पर डे के हिसाब से क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी। इससे होगा ये कि लेबर विल एटलीस्ट फील सिक्योर। सही ना? लेबर विल एटलीस्ट फील सिक्योर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट जॉब एंड द गवर्नमेंट जॉब? क्या फर्क है? मतलब आपके हिसाब से वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में क्या फ़ायदा है? देखिए गवर्नमेंट जॉब में कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की असल जो सैलरी है वो प्राइवेट जॉब के कंपैरेटिवली बड़ी कम होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अ प्राइवेट जॉब। लेकिन गवर्नमेंट में अदर देन ऊपर का पैसा, उसको अगर आप साइड में रखें, उसके अलावा क्या फ़ायदा है? तो देखें गवर्नमेंट जॉब का सिर्फ एक फ़ायदा है एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट्स सिक्योरिटी। आपको जॉब से निकाला नहीं जा सकता। आपको यह बात पता है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, ट्रांसफर हो सकता है, एक शहर से शायद दूसरे शहर भेजा जा सकता है, एक इलाके से दूसरे इलाके भेजा जा सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भेजा जा सकता है, लेकिन आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब है कि टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट अब आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। कि प्राइवेट सेक्टर में तो ये तलवार सर पे लटकी रहती है ना, साल के 365 दिन। आपको नहीं पता, जब भी एम्प्लॉयर का दिमाग फिरा उसने बोला टाटा बाय बाय, चलो निकलो मेरा बेटा, शाबाश, आप निकलते बने। गवर्नमेंट में आपको पता है कि एक दफा आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो फिर आपको निकाला नहीं जाएगा। इससे एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिलती है, आप सिक्योर फील करते हैं यार ठीक है नौकरी से निकाला नहीं जाऊंगा, वॉट एवर द सिचुएशन इज, पर मंथ सैलरी आती रहेगी। इसी तरीके से जब लेबर किसी कंपनी में काम कर रहा होगा तो उसके जहन में ये मिनिमम वेज वाला कॉन्सेप्ट होगा कि यार ठीक है, अगर किसी वजह से प्रोडक्शन नहीं भी हुई तो सारे पैसे अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ मुझे क्या मिलता रहेगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ मुझे फायदा मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझे मिलता रहेगा। तो ये चीज़ फिर पर्टिकुलरली आपको कंसिडर करनी पड़ रही थी। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? कोई मसाइल?
अब ज़रा एक सवाल से समझ लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे ज़रा साथ साथ। जी भाई, 5 दिन है और यूनिट्स प्रोड्यूस बताए हुए हैं। मंडे वाले दिन आपने कितने यूनिट्स बनाए मेरे भाई? 140। ट्यूसडे वाले दिन बनाया आपने 180, वेडनेसडे वाले दिन 90, थर्सडे वाले दिन 200, फ्राइडे वाले दिन 100। कॉस्ट पर यूनिट इज $0.5, ठीक है। एंड द मिनिमम वेज इज $60 पर डे। पेन रखें, कैलकुलेटर उठाएं, शाबाश। पहले समझ लें, उसके बाद फिर छापिएगा। जी मेरा भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे वाले दिन कितने यूनिट्स बनाए मेरे भाई? 140। एक यूनिट की अमाउंट कितनी थी? 0.5। तो मैं क्या करूंगा? 140 इंटू 0.5 70। तो वो घर भी कितने लेके जाएगा? मैंने कहा वो घर भी 70 लेके जाएगा। एग्रीड। ट्यूसडे 180 इंटू 0.5, घर भी कितने लेके जाएगा? 90। वेडनेसडे 90 यूनिट्स, एक यूनिट की अमाउंट 0.5, कितने? लेकिन घर कितने लेकर जाएगा? 60 लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने उससे कम से कम कितनी अमाउंट वादा की थी? 60 की अमाउंट वादा की थी। तो उसने जो यूनिट्स बनाए ना 90 यूनिट्स, उसके हिसाब से उसके पैसे 45 बन रहे हैं, लेकिन मैंने कम से कम कितने वादा किए हुए हैं? 60। तो इसका मतलब है घर जाते हुए उसे कितने पैसे दूंगा मैं? $60 दूंगा। क्लियर है बात यहां तक? थर्सडे 200 इंटू 0.5, तो घर भी 100 लेकर जाएगा। और इसी तरीके से फ्राइडे 100 इंटू 0.5, लेकिन घर कितने लेकर जाएगा? 60। इन सारी अमाउंट्स को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी टोटल कॉस्ट। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो छाप लें। जी भाई, डन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ था। मंडे वाले दिन आपने बनाया 120 यूनिट, ट्यूसडे वाले दिन 80 यूनिट, वेडनेसडे वाले 70 यूनिट, थर्सडे वाले दिन 150 यूनिट और फ्राइडे वाले दिन बनाया 90 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट थी 0.75, मिनिमम वेज थी $75 पर डे और आपने निकाली थी टोटल कॉस्ट। अच्छा, मंडे वाले दिन बनाया 120 यूनिट इंटू जी 90 ऐसे ही है, तो घर भी लेके जाएगा 90। ट्यूसडे कितने यूनिट्स बनाए? 80 यूनिट इंटू 0.75 60, लेकिन घर कितने लेकर जाएगा? 75, क्योंकि उससे जो कम से कम अमाउंट मैंने वादा की भी थी वो 75 की थी, तो इसका मतलब है घर वो 75 लेकर जाएगा, उससे कम की इजाज़त नहीं है। वेडनेसडे 70 इंटू 0.75, जी मेरा भाई 52.5, लेकिन घर कितने लेके जाएगा? 75। थर्सडे 150 इंटू 0.75 112.5, तो घर भी कितना लेके जाएगा? पूरा लेके जाएगा 112.5। और फिर फ्राइडे वाले दिन कितने हैं? 90 इंटू 0.75 67.5, लेकिन घर कितने लेके जाएगा? 75। इन सब को प्लस कर दूंगा तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई? इन सब को प्लस कर दूंगा तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट। इन सब को प्लस कर दूंगा तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी, बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्या ये बात क्लियर है? कैप्टन वाली किट निकाल लेंगे ज़रा फटाफट। क्वेश्चन 95, कैप्टन क्वेश्चन 95 निपटा दें।